जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं इसमें, ये जो आप ये देखो जो स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे, आप देखिए इसमें आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जैसे कि यहाँ पे जहाँ पे कंपेंसन लिखा है, कंप्रेशन लिखा है, वहाँ पे लिखा है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। जाहिर सी बात है, आप लोग जानते हैं कि जैसे कि दो प्लेट बाउंड्रीज हैं, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट किए, है ना, या फिर उसको एलोंगेट किए। तो ये सारी चीज़ें पृथ्वी के अंदर भूल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के कारण या फिर होने वाले उसके एक्शन के कारण से, जैसे भूकंप आ गया, वोल्केनो आ गई, या अंदर में कई प्रकार की गतिविधियाँ चलती रहती हैं भूगर्भ के अंदर में, इसके कारण से ये फोल्ड फॉल्ट्स ये सब सारी चीज़ें बनती हैं। जैसे कि इसमें डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हो, ये जो यहाँ पे जो लिखा है टेंशन, टेंशन में क्या हो रहे हैं, दो प्लेट बाउंड्री एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे में तनाव महसूस करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे एक वली जैसा बन जाता है या गड्ढा बन जाता है, उसी को बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। ये स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हो, ये आपका सरफेस में, इसलिए आप देख पा रहे हैं कि इसमें कैसे कर्व इसमें बने हुए हैं। वैसे ही जो आपका सरफेस में एक्सपोज हो गया उसको तो आप देख पा रहे हैं, तो क्या ज़मीन के अंदर का आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना। लेकिन जियोलॉजिस्ट जब भी माइनिंग ओपनिंग होने से पहले जो अपना सर्वे करते हैं उसमें सब चीज़ पता लगा लेते हैं बिना अंदर का खुदाई किए। तो ये चीज़ें कैसे जान पाएंगे? ये सब सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसको हम लोग स्टडी करने के थ्रू ही हम लोग उसको जान पाएंगे, है ना। जिसमें डायरेक्ट जिससे इसमें लिखा हुआ है स्ट्रेस प्रेशर अप्लाइड टू अ रॉक। रॉक में प्रेशर अलग अलग तरीके से अप्लाई होते हैं, उसके हिसाब से विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं, चाहे फोल्ड हो चाहे फॉल्ट हो, है ना। फोल्ड का ही एडवांस वर्जन आपको क्या कहलाता है? फॉल्ट कहलाता है। जब फोल्ड इतना हो जाता है कि वो अपने ऊपर के लेयर जो जहाँ से वो मुड़ रहा है, यहाँ पे बेंड होता है, वहाँ से क्या हो जाता है, उसका डिस्टॉर्शन हो जाता है। वही हम बाद में फॉल्ट के रूप में पढ़ते हैं। खैर आज टॉपिक में फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जानने के लिए था जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा मैं। पहले ये देखो कि यहाँ पे क्या लिखा है, देखो स्ट्राइक लाइन, यहाँ पे लिखा है एंगल, ये है आपका डीप ऑफ डायरेक्शन ऑफ डीप। और जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना ए से बी, ये आपका स्ट्राइक लाइन है। और ये जो आपको जो डायरेक्शन है जो डीप लिखा है, ये इधर लिखा है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आप एक चीज़ देखना, जैसे कि आपने ज़मीन में देखा होगा, ज़मीन जैसे जब फटने स्टार्ट होता है ना, सूखा होता है, जैसे हाई बहुत ज़्यादा धूप पड़ गया तो फटता है, तो जो फटना क्रैक होने स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या होगा, जो उस सरफेस के एकदम राइट एंगल में नीचे जो डीप जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू डीप, वही कहा जाता है ना। जैसे कि क्रैक हो गया, इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है ना, जो 30 डिग्री एंगल जो दिखाई दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ डीप क्या है आपका, सरफेस लेवल है ना, ये सरफेस लेवल है। और जो आपको ए से बी स्ट्राइक लाइन लिखा हुआ है, वो समझ जाओ आपका जिस डायरेक्शन में आपका क्रैक होना स्टार्ट हुआ है लैंड, है ना। तो क्रैक होने लाइन स्टार्ट हुआ है ए से बी, तो डीप किसको बोलेंगे, ए से बी लाइन के बीच में एकदम उसके नीचे जितनी गहराई तक अगर वो क्या होगा, डिस्टॉर्शन होगा, उसको उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीप बोलेंगे। टेक्निकल टर्म में ऐसा ही इसको समझा जाता है, ऐसे आप लोग हमेशा देखे हो, लेकिन हो सकता है आपको डाउट आए कि इसको क्या बोलेंगे। तो स्ट्राइक लाइन हमेशा ट्रू डीप के परपेंडिकुलर ही होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के किस में होते हैं, राइट एंगल में ही होते हैं। इसी कारण से जैसे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है अपेरेंट डीप और ट्रू डीप, इसलिए रखा गया है। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे स्ट्राइक लाइन आप लोग देखे हैं, ए से बी क्या है आपका स्ट्राइक लाइन है। यहाँ पे एक्चुअल डीप कौन सा है, जो आपको जो डी दिख रहा है, जो डी दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल डीप, जो कि क्या है, ए और बी के परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट सी से किसी भी डायरेक्शन में हम लोग दूसरे डीप को हम लोग मेज़र करते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, अपेरेंट डीप, उसके सहभागी है ना, इसलिए क्योंकि एक्चुअल क्या है, डीप डी है, लेकिन उसके कंपेयर में अगर हम पूरा डीप लेना चाहेंगे तो क्या होगा, डी वन और डी टू होगा ना। इसको ऐसे समझो जैसे कि आ, समुद्र की गहराई में, है ना, जैसे कि कहीं पे बेसिन बना हुआ है, जैसे तालाब, आप जानते हो तालाब में, तालाब कैसा रहता है, सिर्फ किनारे किनारे से क्या होगा, थोड़ा कम गहरा रहता है।
धीरे धीरे आप जाते जाएंगे तो क्या बोलेंगे, तालाब का जो एकदम सेंटर रहेगा वो सबसे ज़्यादा डीप होगा। अब वो सबसे ज़्यादा डीप होगा तो क्या बोलेंगे, एक्चुअल डीप किसको बोलेंगे हम लोग, जो तालाब की गहराई के सेंटर में जो एक्चुअल है वो आपका एक्चुअल डीप हुआ, है ना। अब वो अलग बात है, आप किनारे में खड़े होकर बोलोगे कि तालाब इतना ही गहरा है, वो तो नहीं है ना एक्चुअल। तो क्या कहलाएगा आपका, अपेरेंट डीप है वही। जो आप रहते हैं ना, धीरे धीरे से हम लोग कहीं जाते हैं तालाब में, हम लोग अंदर जैसे ही हम लोग अंदर घुसते जाते हैं क्या होता है, तालाब गहराई धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो सेंटर में जो उसका एक्चुअल जो उसका होगा डीप, वो आपका है मेन एक्चुअल वही है डीप। बाकी सब क्या कहलाएंगे आपके, अपेरेंट डीप कहलाएंगे। यहाँ पे आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि स्ट्राइक लाइन के आपके राइट एंगल में जो आपको डीप मिलता है वही है आपका एक्चुअल डीप, राइट एंगल में जो होगा। बाकी जो D1 और D2 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेरेंट डीप। अब अगर सवाल ये आएगा मन में कि अपेरेंट डीप और ट्रू डीप दो अलग अलग जानने की ज़रूरत क्यों है, तो ये इसलिए क्योंकि माइंस में कभी भी अगर मिनरल्स अंदर में हैं तो ऐसा तो नहीं है कि मिनरल्स को हम लोग बस एक ही डायरेक्शन से हम लोग एक्सहिबिट करेंगे, वो तो कई तरीके से फैला रहता है ना। तो हमको ट्रू डीप पता रहेगा तो उस ट्रू डीप के थ्रू हम लोग अपेरेंट डीप बना के हम लोग ये जान सकते हैं कि कौन सी मिनरल्स को कितने दूर तक हम लोग एक्सकवेट कर सकते हैं। इसलिए हमको ट्रू डीप और अपेरेंट डीप दोनों के बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो डीप का ये यहाँ पे सॉरी, डीप का हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रॉक बेड, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रॉक बेड विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये दिख रहा है आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीप। और इसमें सीधी सी बात जो मैंने आपको बोला, इट इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक, वह प्लेन जिसके परपेंडिकुलर में हमको उसके राइट एंगल में हमको क्या मिलता है, एक्चुअल जो डीप मिलता है ना उसको ही हम लोग डीप बोलते हैं, ठीक है। अब इसका जो अमाउंट ऑफ डीप है क्या हो सकता है, इसके डायरेक्शन के हिसाब से ही डिसाइड होता है ना। अब नेक्स्ट आपको स्ट्राइक लाइन, जैसे कि आपको लगेगा कभी भी जब मेजरिंग करते हैं तो क्या होता है, या तो नॉर्थ से या फिर साउथ से स्ट्राइक का क्या किया जाता है, मेज़रमेंट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमको रीडिंग लेना है डीप का, तो हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पे लिखा है 30 डिग्री, तो क्या बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो बेड है वो क्या है आपका, जैसे आप नोट कर लेना कॉपी में 30 डिग्री नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट। इसको मैं कैसे पढ़ूँगा कि जो डीप का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, जो कि कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ से ईस्टर्ली डायरेक्शन में है, नॉर्थ से ईस्ट की ओर 45 डिग्री पे है। इसको ऐसा पढ़ा जाता है, ठीक। समझ आ रहा होगा, नहीं होगा तो आप लोग मेरे को बाद में मैसेज कर लीजिएगा, अभी आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे कि फोल्ड, देखो मैं यहाँ पे ये भी तुरंत आप लोग के लिए प्रिपेयर किया था मैं, ये देखिए आपको समझ में आएगा, आपको ये समझ में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कॉपी का मोड़ कर रखा हुआ ना, ये ऐसा ही है, ये आपको सरफेस के अंदर आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हूँ मैं इंटीग्रल लाइन, ठीक है ना। फोल्ड होता क्या है, फोल्ड एक्चुअली देखिए, फोल्ड ये है, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे क्या है, आप देखिए अलग अलग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। अगर एक किनारे से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें, देखिए यहाँ से स्टार्ट करें तो ये देखिए ये अंदर में कितना है, ये स्ट्रक्चर आपको है, देखो यहाँ पे बेंड है ना। और उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे जहाँ पे टेंशन फोर्स लगा है ना, वहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे गड्ढा आ रहा है ना, हल्का सा डाइवर्ट हो रहा है। और ये देखिए फिर ये मुड़ने के बाद ये वाला स्ट्रक्चर ये ऐसा मुड़ा हुआ दिख रहा है ये, उसके बाद यहाँ पे डाउन होते गया है, फिर इसी को बोलते हैं फोल्ड। ये यहाँ पे देखिए इस कॉर्नर में देखिए, ये यहाँ पे जो मुड़ा हुआ है ना, ये जो आप देख रहे हैं रोड के पास देख रहे हैं ना, ये मुड़ा हुआ है, ये जब एक्सेस में बेंड हो जाता है तब यही फॉल्ट बन जाता है। और ज़मीन के अंदर हो तो ये तभी एक्सपोज्ड हो गया है बाहर में,
और जब अंदर में रहेगा तो क्या होगा, इसी को हम लोग फॉल्ट बोल देंगे। फॉल्ट कैसे हो जाता है, एक जैसा लेयर एक साथ रहेगा और उसके बीच का लेयर अचानक से नीचे आ जा रहेगा, वो इसी को बोलते हैं फोल्ड, या बेंड होने के कारण ही फॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो फोल्ड को कैसे डिसाइन कर सकते हैं हम लोग, वेन द, देखो यहाँ पे जैसे कि है कंप्रेशन फोर्स लगा हुआ है ना, तो कैसे डिसाइड कर सकते हैं, वेन द कंप्रेशनल स्ट्रेस इज अप्लाइड स्लोली अंडर द हाई confining pressure, rock beds tend to yield by folding। इसका मतलब ये है कि जब कंप्रेशनल स्ट्रेस या टेंशनल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस, ये तीनों में से किसी प्रकार का स्ट्रेस जब स्लोली स्लोली क्या होता है, बहुत हाई प्रेशर से रॉक के ऊपर अप्लाइड होता है, रहता है लंबे समय तक, तो ये ऐसा फोल्ड्स का निर्माण होता है। फॉल्ट से का निर्माण भी ऐसे ही होता है। तो ये सब क्या है, फोल्ड बनने के कारण है। तो इसको क्या क्या डिसाइड कर सकते हैं फोल्ड को, कि फोल्ड्स में बी डिफाइन एज कर्व्ड और जिगजैग स्ट्रक्चर शोन बाय द रॉक्स बेड। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे जिगजैग स्ट्रक्चर है ना, कोई यूनिफॉर्म थोड़ी ना है, कुछ नहीं है, कुछ जगह यूनिफॉर्म भी होता है, कुछ जगह अनयूनिफॉर्म भी होता है, वही सब फोल्ड्स का टाइप कहलाएंगे बाद में। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं डिफाइन करने के लिए क्या हो जाएगा ये, कि कर्व या फिर जिगजैग स्ट्रक्चर जो कि पत्थरों के द्वारा जो क्या किया जाता है, शो किया जाता है, हमको जो दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोल्ड्स बोलते हैं। या फिर बोल सकते हैं वेवी अनड्यूलेशंस जो अपीयर्स होते हैं रॉक्स में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोल्ड्स बोलते हैं। इसमें कई सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे हमारा शरीर है कई तरह तत्वों से मिलकर बना है, तो फोल्ड्स हैं, उसके भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, किन चीज़ों को देख के ही हम लोग बोल पाएंगे कि वो फोल्ड्स है ना। तो फोल्ड्स के एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि एंटिक लाइन है, सिंक लाइन है। ये देखिए जहाँ पे ये एंटिक लाइन है, पहले आपको क्लियर कर दूँ कि एंटिक लाइन सिंक लाइन किसको बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये है आपका एंटिक लाइन एंड सिंक लाइन। किसको बोल सकते हैं हम लोग एंटिक लाइन और सिंक लाइन, एंटिक लाइन को बोलते हैं अप फोल्ड, है ना। एंटिक लाइन इज एन अप फोल्ड वेयर द लिम्स deep away from the axis of fold on either side, है ना। और सिंक लाइन किसको बोलेंगे, इज अ डाउन फोल्ड वेयर द लिम्स डीप टूवर्ड्स द एक्सिस ऑफ फोल्ड ऑन आइदर साइड। ये देखिए इसका यहाँ समझते हैं, अभी जो आपके लिए बनाया हूँ, जैसे कि ये देखिए ये आपको जो दिख रहा है कर्व, ये जो मुड़ा हुआ है, ये कॉपी जो मुड़ा हुआ दिख रहा है आपको, इसमें क्या है, इसको बोलते हैं लिम्ब। आपको देख पा रहे हो जो दो सिमेट्रिकल इसके जो वो हैं उसको क्या बोलते हैं, ये हैं आपके लिम्स। ठीक, एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं, चलिए इसमें ये क्या है, आपके दोनों लिम्स हैं। इसके सबसे ऊपर टॉप मोस्ट जो एरिया, यहाँ पे जो एक्सिस लिखा हूँ ना, एक्सिस, ये है आपका एक्सिस प्लेन, जो किसी भी फोल्ड के लिम्स को दो भाग में डिवाइड करता है 90 डिग्री से, है ना, उसको क्या बोलते हैं, एक्सियल प्लेन। और जो उसके ऊपर में केवल जो सरफेस है ना, ये आपका ये सरफेस से जो एक्सिस लिखा है, एक्सिस हमेशा किससे रहेगा, जो आपके सरफेस हैं उस सरफेस से हमेशा लगा हुआ रहेगा, है ना, उससे ज्वाइंस रहेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सिस। और जो इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं एक्सियल प्लेन। और जैसे आप लोग जानते हो बेंच में हमेशा क्या होता है, एक क्रेस्ट और टो होता है, इसलिए इसके टॉप मोस्ट पॉइंट को, जो कि एकदम जो यहाँ पे इसका टॉप है, सेंटर है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट पॉइंट, है ना, क्रेस्ट। इसको क्रेस्ट, ये लिम, ये एक्सियल अप प्लेन, और ये है आपका एक्सियल प्लेन। ये जो एक्सिस लिखा है इसको फोल्ड एक्सिस भी बोला जाता है ना, क्योंकि जिस एक्सिस पे फोल्ड आपका अकर्स हुए हैं, अकरिंग हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोल्ड एक्सिस। ठीक है, तो ये है आपका एंटिक लाइन। ऐसे ही जब ये जो सरफेस से क्या बना है, ये ऊपर बना है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोले हैं, एंटिक लाइन।
लेकिन जब ये सरफेस से नीचे बनेगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंक लाइन। इसमें दो डायरेक्शन अप फोल्ड रहेंगे, इसमें दो डायरेक्शन डाउन फोल्ड में रहेंगे। तो ये है आपका एंटीक्लाइन और सिंक लाइन। इसके दूसरे हैं, इसे लिम का डेफिनेशन क्या बोलेंगे आपको, देखिए लिम, द स्लोपिंग साइड्स ऑफ अ फोल्ड फ्रॉम द क्रेस्ट टू ट्रफ। देखिए ये क्रेस्ट है ये, और इसके ये वाले भाग जहाँ पे मैंने लिम लिखा है, जो ढलान वाली भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ। आप लोग मैकेनिक्स में पढ़े ही होंगे तो आपको याद होगा कि ट्रफ किसको बोलते हैं, एक एक्सपेरिमेंट भी आप लोग किए रहे होंगे। ये आपका क्रेस्ट और नीचे वाला भाग क्या होगा, ट्रफ। तो जो स्लोपिंग साइड्स होते हैं जो कि क्रेस्ट से ट्रफ की तरफ आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्ब। एक्सियल प्लेन किसको बोला जाता है, एक्सियल प्लेन जैसे कि आप लोग यहाँ से देख पा रहे हैं, ये क्या है, मैंने ऊपर से बनाया है ना, एडिट किया है मैंने, तो आखिर में अगर इसको सबको रिमूव कर देता है तो आप देख नहीं पाते प्लेन को। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसके डेफिनेशन में कि ये क्या है, एक इमेजनरी प्लेन है। हम इमेजिन किए हैं इसको, इमेजनरी प्लेन है सरफेस के ऊपर, विच डिवाइड्स अ फोल्ड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, है ना। दोनों लिम्ब को अगर दो अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया तो इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्सियल प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सिस ऑफ फोल्ड, जो बोला मैं, जो एक्सिस है इसको जहाँ पे वो आपका लास्ट या पीक पॉइंट जहाँ पे ये फोल्ड हुआ है माना जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ फोल्ड। क्या बोल सकते हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द एक्सियल प्लेन, देख पा रहे हो, एक्सियल प्लेन एंड द सरफेस ऑफ एनी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट रॉक बेड, ठीक है। किसी भी, किसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ फोल्ड, एक्सिस प्लेन, ये किसका इंटरसेक्शन है, किसके किसके बीच में, एक्सियल प्लेन में एंड सरफेस ऑफ एनी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट रॉक बेड। क्योंकि जिस फील्ड में हम जहाँ कहीं भी एक्सियल प्लेन हम लोग मेज़र करेंगे, हमको थोड़ी ना पता है वहाँ पे किस टाइप का रॉक बेड होगा, ठीक है। एक होता है प्लंज ऑफ फोल्ड। प्लंजिंग फोल्ड किसको बोलते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आप लोग के लिए इसलिए बनाया था इसको, ये देखिए, आप दोनों को गौर कीजिए, ये क्या है, इसके जो लिम्स हैं या फोल्ड्स हैं ज़मीन से, इस सरफेस से प्रॉपर ऊपर उठे हुए हैं, है ना। अगर ये प्रॉपर ना उठ के क्या हो जाए, सरफेस के साथ कुछ एंगल में हो, ये देखिए मैंने जो नीचे लाइन खींची हुई है, ये आपका सरफेस है, ये वाला जो आपको दिख रहा है वाला, ये आपका क्या है, नीचे का सरफेस है, ये उससे उठा हुआ है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे में जो मोटी हुई लाइन खींचा हूँ, ये दोनों बराबर रहता, लेकिन फोल्ड क्या हो गया है, अपने एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लंज बोलते हैं। तो जहाँ पे फोल्ड एक्सिस बनेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका फोल्ड लाइन, जैसे कि आपने ऊपर नीचे समझाया था ये, और ये क्या हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन और फोल्ड एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को बोला जाता है एंगल ऑफ प्लंज, क्योंकि हल्का सा क्या है, प्लंजिंग है, अपने सरफेस में नहीं है। और आगे ही यही फोल्ड जब सरफेस से ऊपर उठकर या तो इंक्लाइन हो गया, इंक्लाइंड या लगभग हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तब उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ओवरकम्बेंट, रिकम्बेंट, यही सब इसके टाइप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ फोल्ड्स, ठीक। टाइप्स ऑफ फोल्ड में क्या देखेंगे, जैसे कि सिमेट्रिकल फोल्ड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिकल फोल्ड्स, ये देखिए, अगर आपको समझ में आ गया इतना चीज़, देखिए आपका पहला जो ब्लॉक ए में है ये क्या शो कर रहा है, आपका सिमेट्रिकल। इसमें क्या होगा, दोनों लिम्स, अगर एक्सियल प्लेन और दोनों लिम्स के बीच, जैसे कि ये क्रेस्ट है, ये ऊपर क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, अगर दोनों का डीप डायरेक्शन क्या है, सेम एंगल का हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल फोल्ड्स। व्हेन वेयर टू लिम्स डीप एट द सेम एंगल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। आप देख रहे हैं दोनों एंगल 40-40 डिग्री का है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसे, और एक्सियल प्लेन क्या है, दोनों को दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल फोल्ड्स, ठीक। एसिमेट्रिकल फोल्ड्स किसको बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे अब देखिए, जहाँ पे फोल्ड ऑफ एक्सिस होगा, मैं बताया था फोल्ड ऑफ एक्सिस से आपको दो भाग में डिवाइड किए, हाँ ठीक है भैया, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो भाग में डिवाइड हो रहा है, लेकिन आप एंगल देखिए, एक तरफ एक्सियल प्लेन के लेफ्ट डायरेक्शन में क्या है 25 डिग्री, एक तरफ है आपका 75 डिग्री, एसिमेट्रिकल हुआ ना,
यहाँ पे तो एंगल सेम नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन एंगल सेम नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल फोल्ड। बहुत सिंपल है, एक बस जो पहले समझाया उसको आप लोग समझ जाइए फिर। नेक्स्ट है देखिए ओवरटर्न्ड फोल्ड। अब ओवरटर्न्ड फोल्ड में क्या बोलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये दो बार एंटीक लाइन एक सिंक लाइन, लेकिन यहाँ पे जो एंटीक लाइन है और सिंक लाइन है क्या है, आपके जो सरफेस है ना, ये है आपका सरफेस, हॉरिजॉन्टल आपको दिख ही रहा है कि सीधा सरफेस से खड़ा हुआ है, लेकिन ये क्या है, हल्का सा इंक्लाइंड है सरफेस की तरफ, और इस टर्निंग के कारण इसको बोलते हैं ओवरटर्न। ये है एसिमेट्रिकल होगा, पहली बात तो एंगल तो बराबर होगा नहीं, तो क्या होगा, ये एसिमेट्रिकल फोल्ड तो है ही, लेकिन क्या होगा, वन लिम्ब इज टर्न्ड पास्ट द वर्टिकल, बाद में जो सेकंड लिम्ब है वो लगभग क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं ओवरटर्न्ड फोल्ड। नेक्स्ट है आपका रिकम्बेंट। रिकम्बेंट का मतलब ये है, आपको स्पष्ट यहाँ पे दिख रहा होगा कि दोनों जो आपके लिम्स हैं एंटीक लाइन और सिंक लाइन के, ये लगभग हॉरिजॉन्टल के समान ही हैं, हॉरिजॉन्टल में ही चले गए हैं, मतलब इनका फोल्ड इतना हुआ है कि ये क्या हो गए, वर्टिकल ना रह के पूरे पूरे हॉरिजॉन्टल हो गए, इसी को बोलते हैं हम लोग रिकम्बेंट फोल्ड। ठीक है, रिकम्बेंट में आप देख सकते हैं, आगे डायग्राम को दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये आपको दिखा है रिकम्बेंट जो कि लगभग हॉरिजॉन्टल हो चुका है, और यही जब ये जो पार्ट है आपको ये वाला दिख रहा है आपको नीचे में, ये जब इतना फोल्ड हो जाता है, इतना फोल्ड हो जाता है कि एक दूसरे के सर सिमेट्रिकल या समान नहीं रह के क्या हो जाते हैं, फॉल्ट हो जाते हैं, आगे पीछे खिसक जाते हैं, तो इसको हम लोग फॉल्ट बोल देते हैं। देखो एफ लिखा है ना, ये एफ से जो एफ लिखा है ये फॉल्ट में कन्वर्ट हो गया है। रिकम्बेंट फोल्ड का ही एडवांस वर्जन या फ्यूचर में वो क्या हो जाता है, फोल्ड बन जाता है। अब देखिए इतना मुड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल में भी है, धीरे से क्या होगा, आपका फोल्ड इसमें लगातार प्रेशर बनते रहेंगे, फोल्ड तो और एक्सटेंड होगा ही ना, जैसे ही एक्सटेंड होता रहेगा ये एक समय ऐसा होगा कि दोनों तरफ स्ट्रक्चर आपको सेम लगेगा लेकिन एक दूसरे सरफेस में आगे पीछे हो जाएंगे, इसी को फॉल्ट बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, फॉल्ट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आइसोक्लिनल फोल्ड्स। ठीक, आइसोक्लिनल फोल्ड किसको बोलते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे स्क्रीन में, ये आपका एकदम परफेक्ट, मतलब ये ठीक है, इनमें गहराई तो सेम होती है, नीचे में डीप आपको देख रहे होंगे, इसका डीप तो सेम है और एक दूसरे को अलग अलग काटती भी हैं, लेकिन ये थोड़े से अपलिफ्टेड भी होते हैं सरफेस में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोक्लिनल फोल्ड्स बोलते हैं। ये तीन तरीके के होते हैं, इसको तीन भाग में लोग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ये अगर वर्टिकल में है, एकदम वर्टिकल में है, इसका दोनों लिम्स और दो भाग में डिवाइड हो रहा है, इसका एक्सियल प्लेन, तो क्या हो जाएंगे, इसको बोलते हैं आइसोक्लिनल फोल्ड्स, मतलब वर्टिकल आइसोक्लिनल फोल्ड्स क्योंकि वर्टिकली हैं। सेकेंड, आइसो इंक्लाइंड आइसोक्लिनल फोल्ड्स, अब आप देख सकते हो इंक्लाइन आपको समझ में आ गया है, सरफेस में जो डॉटेड लाइन है वो क्या शो कर रहे हैं कि वो सरफेस में एक्सपोज हो चुके हैं। अब सरफेस में एक्सपोज हो गए मतलब वेदरिंग से, वियर एंड टियर से क्या हो जाएंगे, तो हट जाएंगे, लेकिन ये क्या कहलाएंगे, इंक्लाइंड आइसोक्लिनल फोल्ड्स, देख सकते हैं थोड़ा इंक्लाइंड है। और एक होगा रिकम्बेंट, जो कि आप यहाँ पे पढ़ चुके हो, यही रिकम्बेंट क्या होंगे, देखो इक्वल तो रहेंगे ही, दोनों लिम्स इक्वल रहेंगे, लेकिन क्या हो जाएंगे, जैसे कि ये वर्टिकल था, ये इंक्लाइन था, और एक हॉरिजॉन्टल लगभग, उसी को क्या बोलते हैं, जो लगभग हॉरिजॉन्टल हो जाता है उसको रिकम्बेंट फोल्ड बोलते हैं। तो इस तरीके से तीन टाइप का क्या होगा, आपका फोल्ड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है प्लंजिंग एंड नॉन प्लंजिंग फोल्ड्स, जो कि मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। प्लंजिंग और नॉन प्लंजिंग आपका ये वाला है, जो आपको एग्जांपल दिया था मैं, यही है प्लंजिंग। एंगल ऑफ प्लंज आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये किसी एंगल में नहीं हुआ तो क्या बन जाएगा, नॉन प्लंजिंग किसको बोलेंगे, एंटीक लाइन को ही नॉन प्लंजिंग बोलेंगे, क्योंकि प्लंज नहीं है इसमें, देखो ये सरफेस लगा हुआ है, इसको हम लोग तो नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये क्या हो रहा है, आपको एक्स फोल्ड एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल ऑफ प्लंज, जो पहले से आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ, ये कहलाता है आपका प्लंजिंग फोल्ड्स। ठीक है, ठीक है, इतना आज मेरे ख्याल से सही रहेगा।
इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो मेरे को कर देना मैसेज, मैं आप लोग का डाउट क्लियर कर सकता हूँ। बाकी इसको एक बार पढ़िएगा और आप लोग बताइएगा, इससे जो भी संबंधित आपको कुछ चाहिए होगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन इसको एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सब बहुत सारी चीज़ें इसे 3 डायग्राम वाली हैं, जिसको आप लोग को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, है ना। अब जैसे कि इसमें से अपेरेंट डिप और ट्रू डिप हो सकता है आपको थोड़ा डाउट हो, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा और मेरे को पूछिएगा तभी समझ में आ पाएगा कि आप लोग को कैसा डाउट है नहीं है। एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, और ये जो है आपका एंटिक लाइन और सिंक लाइन, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है एक्सियल प्लेन, एक्सिस, क्रेस्ट, है ना, इस एक्सिट एंटिक लाइन एक्सियल प्लेन का ही मैंने रिक्रिएशन करना स्टार्ट किया है। अगर आपको ये जो मैंने खुद से बनाया ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आपको फोल्ड फॉल्ट समझ में आ जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे गौर से, ये जो आपको जो दिख रहा है, मैंने जानबूझ के ये चीज़ किया था। ये जो आपको जो कर्व दिख रहा है आपको, ये फोल्ड फॉल्ट ऐसे ही होते हैं, बस आपको ये फोल्ड फॉल्ट खुले आंखों से दिख नहीं पाएगा। क्यों? अब ये सारी चीज़ें का टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको जब तक आप थोड़ा इमेजिन नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा ये। क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती है, आपकी ज़मीन के अंदर माइंस ओपन होने के पहले ये सब सर्वे किया जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कोई इतना बड़ा कोई आकार कोई आदमी होता है मशीन तो सीधा एक बार में खुदाई करके निकाल लेते, लेकिन ये चीज़ें क्या है इतने बड़े मात्रा में या इतने बड़ी उसमें रहती हैं कि इसको हमको एक आप ये स्ट्रक्चर के तुलना में आप इतने छोटे हैं कि इसको आप पहचान भी नहीं पाओगे कि कहाँ पे फॉल्ट है कहाँ पे फॉल्ट है, क्योंकि ये आकार में इतने बड़ी है ना इसलिए इसमें समस्या होती है। इसको केवल टेक्निक से समझा जा सकता है। तो मैंने एक छोटा सा कोशिश किया टेक्निक आप लोगों को दिखाने का, इससे अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बताइएगा। बाकी मैसेज कीजिए। आज और भी क्लासेस हैं आप लोग का, थोड़ा देखिए इसको, ठीक है। चलो ठीक, थैंक यू।